गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9 आईसीएसई लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें जो मैंने टॉपिक लिया है वो है केमिकल इक्वेशन। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लिख रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अगर हम सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से अपनी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को हमने क्या कर दिया, केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए ये एक रिएक्शन है जिसमें कि क्या हो रहा है, जिंक इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये एक क्या है, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, जिंक क्या कर रही है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रही है और क्या हुआ, ये Zn के साथ क्या आ गया, SO4, ZnSO4 और ये H2 क्या हो गई, लिबरेट हो गई। तो ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। इसमें ये वाली साइड कौन सी है, ये है रिएक्टेंट साइड जिससे मैंने यहाँ पे R से रिप्रेजेंट किया है, और ये वाली जो साइड है वो कौन सी है, प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट मतलब कि वो चीजें जो रिएक्ट कर रही हैं, और इसका मतलब क्या है कि जो चीज बन रही है। तो इनको दिखाने के लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हम सिंबल्स और फॉर्मूलेस का यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हमें ये करना है, पता करना है कि केमिकल इक्वेशन को अगर हम लिखें तो हम किस तरीके से उसको लिखें कि जो सामने वाला पढ़ रहा है उसको उस केमिकल इक्वेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो हम किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में क्या हो रही है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है। जैसे कि ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप देखो तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो जहां पर भी गैस इवॉल्व होती है उसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साइड में अपवर्ड एरो लगा देते हैं। We have to use upward arrow to indicate that the gas is evolved in this following reaction। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ में क्या लगा हुआ है, अपवर्ड एरो। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट है, अगर कोई रिएक्शन है उसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब कि हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और हमने फर्नेस में वो रिएक्शन की और फर्नेस में नीचे कुछ आकर के जमा हो गया, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में ये पर्टिकुलर कंपाउंड है जो नीचे जमा हो रहा है। तो उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेसिपिटेट को दिखाने के लिए कि प्रेसिपिटेट इसमें जमा हुआ है, उसको दिखाने के लिए हमें डाउनवर्ड एरो का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी रिएक्शन है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये कंपाउंड में क्या होगा, जो Ag है वो Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, AgCl, और ये Na और ये NO3 क्या बन जाएगा, NaNO3, मतलब सोडियम नाइट्रेट। तो क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट ने सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, यहाँ बन गया सिल्वर क्लोराइड। ये हमारी क्या है, ये हमारी सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, ये है सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो AgCl है, ये हम देखेंगे जो हमारी रिएक्शन का फर्नेस होगा उस फर्नेस में ये जाके नीचे जमा हो जाएगा। इसलिए हम AgCl के बगल में क्या कर देंगे, एक डाउनवर्ड एरो लगा देंगे, जिससे कोई भी अगर इस रिएक्शन को पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये चीज जो है नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जमा हो रही है। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम किस तरीके से इसको और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में आपने कुछ चीजें ली हैं जो सॉलिड के फॉर्म में है, कुछ चीजें जो आपने ली हैं वो लिक्विड के फॉर्म में है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हमने अभी रिएक्शन लिखी थी यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो अगर ये हमने जिंक लिया है और ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में है, तो हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसके जस्ट बगल में ब्रैकेट बना के इसमें लिख देंगे S। इस S का मतलब ये है कि जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में है। H2SO4 के बगल में लिख देंगे एक्वस, मतलब ये हमने इसको घुला हुआ लिक्विड के फॉर्म में लिया हुआ है। फिर ये जिंक सल्फेट, ये भी क्या है, एक्वस, मतलब कि जिंक जो था उसको हमने H2SO4 में डाल दिया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, मतलब वो भी एक्वस है। प्लस हाइड्रोजन, ये क्या हो गई, गैस। तो आपने किस चीज को किस फॉर्म में लिया है और वो किस फॉर्म में बन रही है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके बगल में ब्रैकेट में, यहाँ पे आप केवल G भी लिख सकते हो, गैस को लिखने की बजाय केवल G भी लिख देंगे तो भी अंडरस्टूड है कि ये गैस है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर कोई रिएक्शन है उस रिएक्शन में मान लीजिए हीट इवॉल्व हुई है। अगर रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई है मतलब वो कौन सी रिएक्शन है आपकी, मतलब वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो कौन सी है, मतलब कि इसमें क्या हुई है, हीट बाहर निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए हमारी रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2 और इसमें क्या निकली है, हीट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस Q। ये प्लस Q का मतलब ही ये है कि रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक, प्लस Q मतलब कि हीट इवॉल्व हो रही है। अगर मैं दूसरी रिएक्शन लिखूं, मान लीजिए हमारी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। एंडो मीन्स एब्जॉर्ब होना, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, तो हम रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस Q, यहाँ माइनस Q लगा देंगे। इसका मतलब कि इस रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट जो है वो अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में आपके रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज किया गया है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को या बढ़ा देते हैं घटा देते हैं। अगर बढ़ाएंगे रिएक्शन की स्पीड को तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होंगे, और रिएक्शन की स्पीड को अगर स्लो कर देंगे तो नेगेटिव कैटलिस्ट होंगे। मान लीजिए हमारी रिएक्शन है 2KClO3 गिव्स, इसको हमने हीट किया तो क्या बन गया, 2KCl प्लस 3O2। ये रिएक्शन है और इसमें कैटलिस्ट यूज होता है। तो उस कैटलिस्ट को लिखने के लिए हमेशा उस कैटलिस्ट को जो एरो होता है उसके ऊपर कितना टेम्परेचर है या फिर कितना प्रेशर है, फिर कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया है। तो इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट होता है, तो हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब कैटलिस्ट को अपवर्ड, जिस कैटलिस्ट को जो एरो होता है उस एरो के ऊपर लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस इक्वेशन। आपको पता है कि बैलेंस इक्वेशन मतलब क्या होता है। बैलेंस इक्वेशन मतलब कि जैसे हमने बोला कि C+O2 गिव्स CO2, ये रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन का 1 एटम है, यहाँ भी कार्बन का 1 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। मतलब कि जो एलिमेंट और एटम्स यूज किए गए हैं वो दोनों साइड अगर बराबर है तो रिएक्शन कौन सी होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी। अब हमें एग्जाम में अगर बैलेंस करने को आता है क्वेश्चन, तो हम किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे हमें वो सीखना है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो इक्वेशन है वो है ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो जो इसका मेथड है वो ये है कि इसको हमें टेबल बना के सॉल्व करना पड़ता है। तो टेबल का जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें हम लिखते हैं एलिमेंट, देन नेक्स्ट कॉलम में LHS, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, देन RHS राइट हैंड साइड। तो इस एलिमेंट में मतलब कि जो रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट का यूज हुआ है उन सारे एलिमेंट को यहाँ पे लिख दो। तो पहला एलिमेंट कौन सा यूज हुआ है, कैल्शियम। दूसरा आप देखो इस साइड ऑक्सीजन है, तीसरा आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, और फोर्थ एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, क्लोरीन। तो इस रिएक्शन में हर जगह पे कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये 4 एलिमेंट का यूज हुआ है। अब इस साइड कितने हैं, ये कैल्शियम देखिए 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो होल ट्वाइस मतलब 2 है। हाइड्रोजन भी कितनी हो रही है, यहाँ पे यहाँ 2 हो रही है और यहाँ पे एक और 2 + 1 3। क्लोरीन कितनी हो रही है 1, ये 1 लिख दिया। अब राइट हैंड साइड पे चलेंगे हम। कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन करो तो हमेशा पेंसिल यूज करनी चाहिए, क्योंकि इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं तो फिर बाद में वो और ना लगे, इसलिए। अब इस साइड कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितनी है, इस साइड 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे 2 है, और क्लोरीन कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा क्या बैलेंस है। कैल्शियम देखिए यहाँ 1 1 है, ये बैलेंस है। हम चलेंगे ऑक्सीजन की तरफ, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड क्या है 2 ऑक्सीजन है और इस साइड 1 है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए। हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये हमारी ऑक्सीजन कितनी हो गई, यहाँ पे 2 लगाने से ऑक्सीजन 2 हो गई, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। लेकिन जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 2 2 4, इस साइड हाइड्रोजन 4 हो गई, पर इस साइड कितनी थी 3, तो इस साइड भी 4 करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो आप देखो ये 2 और ये 2 मिलकर कितना हो गया 4, और हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हमारी क्लोरीन भी कितनी हो गई 2, और क्लोरीन पहले से यहाँ पे 2 थी, तो मतलब क्लोरीन बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख करके बैलेंस कर सकते हैं। इसका अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें तो उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम
बैलेंस इक्वेशन एग्जाम में बहुत आती है, इसलिए आपको ये आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। इसको बैलेंस करना है, फिर वही मेथड है, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। पहला एलिमेंट कौन सा है? Na मतलब सोडियम, देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहां पे देखिए हाइड्रोजन में लिख ली, ऑक्सीजन लिख ली, यहाँ पे क्या है? सल्फर। ये सारे एलिमेंट का इसमें यूज है। यहाँ पे Na कितना है? 1, इस साइड 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 + 1 5, यहाँ पे 4 + 1 5, हाइड्रोजन 2 + 1 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और इधर भी 1। मतलब कि आप ये देखिए ऑक्सीजन 5 हो रही है और सल्फर 1 हो रही है। बैलेंस कहां से शुरू करना है? बैलेंस शुरू करना है सोडियम से, क्योंकि यहाँ पे इस साइड 2 है और साइड 1 है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी नंबर यहाँ नहीं लगाया जाता है बैलेंस करने के लिए, हमेशा उसके आगे। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो हमारी सोडियम कितनी हो गई? 2। लेकिन जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हमारी ऑक्सीजन कितनी हो गई? साइड 4 + 2, ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6 हो गई। तो मतलब हमें यहाँ पर भी 6 करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 लगा देंगे, तो हमारी कितनी हो गई? 6। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ कितनी हो रही है? 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन हो रही है यहाँ पे, ये 4 हो गई। और इस साइड यहाँ पे देखिए आप, इधर भी 2 है और हमने यहाँ पे 2 लगाया, तो ये 2 और 2 मिले कितना हो गया? 4। मतलब इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ये खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बायो का फर्स्ट चैप्टर जो है सेल, वो स्टार्ट करूंगी। अगर आपको इस समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।